Go. हाँ जी, गुड इवनिंग। आ जाइए, सब लोग ऐड हो जाइए। ईद मुबारक।
जी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो ठीक है, आप लोग को भी ईद मुबारक, जो लोग ईद मुबारक बोल रहे हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ लोग ऐड हो रहे हैं, अभी बाकी लोग धीरे धीरे ऐड होंगे, उनको भी आने देते हैं। चलिए ठीक है, करंट अफेयर्स आप लोग को उम्मीद है कल की जो क्लास रही थी उसके बाद रिवाइज करेंगे आप लोग, उम्मीद है आपसे, आपकी उम्मीदों पे हम जीते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स में ना सबसे जरूरी आपका रिवीजन होता है। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो आप मान के चलिए आप भूल जाएंगे, बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल होता है कंपेयर टू अदर स्टैटिक क्वेश्चन। आपका करंट अफेयर्स ज्यादा कह सकते हैं फैक्चुअल डेटा रखता है। तो करंट अफेयर्स इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आप इसे साथ ही साथ रिवाइज करते चले, क्योंकि अगर रिवीजन अच्छा नहीं होगा तो करंट अफेयर्स में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो रिवीजन आपके लिए बहुत जरूरी है रिगार्डिंग करंट अफेयर्स। तो उसको आप देख लीजिए कि किस तरह से आपको रिवीजन करना है। वैसे कोशिश तो ये रहनी चाहिए कि दिन में जितना भी पढ़े रात को रिवीजन करके ही सुने, क्योंकि जितना भी पढ़ना है 24 घंटे के अंदर अंदर उसे रिवीजन करके रख देना है। ऐसा नहीं सोचना है कि आज जो हमने पढ़ा उसको एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद जब वो कंप्लीट हो जाएगा तब रिवाइज करेंगे। देखिए जीएस के मामले में स्पेशली, और खासतौर से अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी चीज कंप्लीट नहीं होती है, कुछ ना कुछ आपका पोर्शन रह जाता है। तो वो पोर्शन आपको साथ ही साथ करते हुए चलना है। जितना भी आपने प्रिपेयर कर लिया वो साथ ही साथ करना है। एक चीज गारंटेड कर लेनी कि जितना हमने पढ़ा है अगर उससे सवाल आ गया तो नहीं छूटेगा, इस चीज की गारंटी कर लीजिए। तो एटलीस्ट जितना भी आपने पढ़ा है वो आपका पक्का हो जाए। और नई चीज तभी पढ़नी है जब पुरानी चीज पक्की हो जाए। जैसे कई लोग पूछते हैं सर आपके नोट्स पीडीएफ से ज्यादा पढ़ना है, तो पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए, लेकिन पहले आप नोट्स कर दीजिए, क्योंकि वो एक मिनिमम मटेरियल है जो आपको करके ही जाना है हर हालत में तैयार। तो पहले उतना प्रिपेयर कर लीजिए, उसके अलावा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाइए, क्योंकि क्वेश्चन ही अल्टीमेटली आपको सबसे ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। चलिए काफी लोग ऐड हो चुके हैं, तो धीरे धीरे और भी लोग आएंगे, हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल वाला जो पढ़ा था वो याद है कि भूल गए? हाँ या ना बताइए। कल वाला जो पढ़ा था करंट अफेयर्स का पोर्शन, वो याद है कि भूल गए? लास्ट क्लास का एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं करके। जैसे एक किताब पढ़ी थी हमने, राइट अंडर योर नोज, इसका ऑथर कौन था? राइट अंडर योर नोज, बताइए। लास्ट क्लास में डिस्कस करा राइट अंडर योर नोज, इसका ऑथर कौन था? आज फरवरी का नहीं होगा, अभी जनवरी का ही होगा। अभी एक दो दिन आपका जनवरी का चलेगा, उसके बाद ही फिर हम फरवरी पे आएंगे। जितना भी इम्पोर्टेंट है पहले जनवरी का निकालें, फिर फरवरी पे आएंगे। फरवरी में तो वैसे भी कम ही होता है। जैनी कह रहे हैं नो, एंड कह रहे हैं याद है, भूल गया। भूलने से काम नहीं चलेगा, रिवीजन रेगुलर करना पड़ेगा, वरना फिर क्लास करने का फायदा ही क्या है। एक जगह आपने इन्वेस्ट कर दी तो उसका फल तो तभी मिलेगा जब आप रिवाइज करेंगे उसको। रिवीजन कितना जरूरी है। लोकसान राशि कह रहे हैं आर गिरिधरन, ठीक है, आर गिरिधरन, बढ़िया, करेक्ट आंसर आ रहा है आर गिरिधरन। अच्छा, एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट पढ़ा था, थोबल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ये याद है आपको कहाँ पढ़ा था? थोबल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ये तो बता ही देना चाहिए। थोबल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहाँ पढ़ा था? मणिपुर पढ़ा था, सुन कह रहे हैं, बढ़िया, ठीक है। कुछ लोगों को याद आ रहा है, कुछ तो नहीं आ रहा है, लेकिन यही सब चीजें देखिए डिफरेंस क्रिएट करेंगी आप में और बाकी लोगों में, कि कुछ आंसर दे रहे हैं, कुछ आंसर नहीं दे रहे हैं। तो जो लोग आंसर दे रहे हैं वो कंपैरेटिवली आगे चले जाएंगे। तो इसीलिए आंसर्स जरूर दे रहे हैं और उसके लिए रिवीजन अच्छे से करके रखिए। चलिए, अब ये तो पुरानी बातें हो गई।
आज के बारे में आज के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट। चलिए ओके, तो पहला क्वेश्चन आज का डिस्कशन में रहेगा आपका। पहला क्वेश्चन क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये एक बॉडी है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इसको शॉर्ट में BIS भी कहते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। इसने अपना एक फाउंडेशन डे मनाया है, फाउंडेशन डे ऑन 6 जनवरी। तो कौन सा फाउंडेशन डे था? 4 ऑप्शन है आपके पास, एक है 67, एक है 45, एक है 74 और एक है 86। 67, 45, 74, 86, बताइए कौन सा फाउंडेशन डे था? लगाइए तुक्का। क्वेश्चन है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स सेलिब्रेटेड इट्स डैश, कौन सा फाउंडेशन डे ऑन 6 जनवरी 2021? विनय भाई कह रहे हैं 67। ओके, और बताइए। एंजल विवाह कह रहे हैं सी मतलब 74, कामशा 67, तुक्का 67, जेनी कह रहे हैं 45। मतलब सारे ऑप्शन ट्राई कर देने, बस 86 छोड़ गए। अरे लोकसांग काशी जी 36 है ही नहीं, 86 को शायद आप 36 लिख गए। ओके, तो यहाँ पर सारे ऑप्शन ट्राई हो चुके हैं, कोई ऑप्शन नहीं बचा है। तो 4 ऑप्शन है, कोई ना कोई एक तो सही होगा 25% प्रोबेबिलिटी के साथ। तो करेक्ट आंसर इज 74। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने 74 फाउंडेशन डे बनाया था। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ये एक बॉडी है जिसका काम क्या है, इंडिया में जितने भी आपके प्रोडक्ट्स वगैरह बनते हैं उनकी एक स्टैंडर्ड मार्किंग करना और उनकी क्वालिटी वगैरह टेस्ट करना। अगर BIS की मार्किंग है तो इसका मतलब वो एक टेस्टेड प्रोडक्ट है, रिलायबल प्रोडक्ट है। ये किसके अंडर आता है? ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। एक मिनिस्ट्री है कंज्यूमर अफेयर्स की, उसके अंडर आता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। इसको थोड़ा सा याद रखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर क्या आता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। अगर वीडियो क्वालिटी डिस्टर्बिंग लग रही है तो आप एक काम कर सकते हैं, 2 काम करिए। पहली चीज ऐप पर यूज करिए, ये फेसबुक जो लाइव हो रहा है इसको क्रोम वगैरह पे यूज नहीं करना है, इसको आपको फेसबुक ऐप पर यूज करना है। दूसरी चीज, जब आप फेसबुक ऐप पर लाइव जाएंगे तो नीचे एक इस तरह का व्हील का ऑप्शन बना होता है, वो जो सेटिंग का एक ऑप्शन होता है, वहां सेटिंग में जाएंगे, वहां पर आप क्वालिटी सेट करेंगे, तो क्वालिटी 720 पिक्सल सेट कर लीजिए। तो 2 काम करने हैं आपको, एक तो आपको ऐप यूज करना है, दूसरा ये सेटिंग्स में क्वालिटी सेट कर दीजिए। 2 काम करेंगे आपकी वीडियो क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। ऑटोमेटिक से हटा के एक फिक्स क्वालिटी सेट कर दीजिए 720 पिक्सल, अपने आप ठीक हो जाएगा, आप देखिएगा फर्क पड़ेगा उसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव टाइप है। सब्जेक्टिव इन द सेंस उसमें आपको ऑप्शन नहीं देंगे, बट डायरेक्ट आप आंसर बताइए। क्वेश्चन ये है
अभी यूनाइटेड नेशंस कॉप 26 के नए प्रेसिडेंट बने हैं, वो इंडियन ओरिजिन के हैं। यूएन कॉप 26, इसके प्रेसिडेंट का नाम बताइए। इसके बारे में भी देखेंगे ये यूएन कॉप 26 क्या है, तो इसके प्रेसिडेंट का नाम बताना है आपको, बताइए। अगर नहीं पता है तो नो भी लिख सकते हैं, अगर नहीं पता है तो नो लिख के बताइए ताकि फिर मैं बताऊं। तो यूनाइटेड नेशंस कॉप 26, इसके प्रेसिडेंट एक इंडियन ओरिजिन के पर्सन है, कौन है? अभी ये कॉप 26 हुई थी है, होती है। चलिए नहीं पता आप लोगों को, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ तो थोड़ा आइडिया भी लग जाता, सब्जेक्टिव पूछते हैं तो नो बोल के आइडिया लग जाता है कि वाकई पता है कि नहीं, वरना ये भी सीधी ऑप्शन चलता रहता है। नाम क्या है? आलोक शर्मा। ये वो वाले आलोक शर्मा नहीं है जो बॉलीवुड मूवी में हाथ जोड़ के आ जाते हैं, ठीक है? ये वो आलोक शर्मा नहीं है, ये शर्मा जी अलग है। तो ये आलोक शर्मा आपके कौन बन रहे हैं? प्रेसिडेंट रहेंगे यूएन कॉप 26 के। कॉप 26 क्या है? कॉप का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉप का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। 1992 के टाइम पर ये देखा गया था कि बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट को लेकर प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क के अंदर एक ग्रुप बनता है। वो क्या कहते हैं कि हर साल या कुछ सालों में हम मीट करेंगे और डिसाइड करेंगे कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्या क्या स्टेप्स लें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जब पहली बार मीट करी तो उसे कॉप 1 बोला, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 1। दूसरी बार मीट करी तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2। इसी तरह से ये कॉप का नंबर बढ़ता चला जाता है। तो कॉप 26 क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये अभी होना है, ये कहां पर होना है? ये जितने भी फैक्ट्स है सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये आपका होना है ग्लासगो में। ग्लासगो एक जगह है स्कॉटलैंड में, और स्कॉटलैंड कहां पर है? स्कॉटलैंड इज अ पार्ट ऑफ यूके। तो अल्टीमेटली याद रखना है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप 26 कहां पर हो रहा है? आपका यूके में। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कॉप 26 आपका यूके में हो रहा है। उसके प्रेसिडेंट कौन है? आलोक शर्मा। और ये सारा जो यूएन कॉप 26 बन रहा है, ये किसके अंडर बन रहा है? ये बन रहा है अंडर यूएन एफसीसी। इसका मतलब क्या है? यूएन तो वही हो गया यूनाइटेड नेशंस, एफ मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, सी फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी। FCCC इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके अंडर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है। UNFCCC के अंदर क्या हो रहा है? कॉप 26 हो रहा है। और ये कब हुआ था? ये कन्वेंशन कब बना है? 1992। इसका हेडक्वार्टर UNFCCC। इसका हेडक्वार्टर कहां पर मिलेगा? हेडक्वार्टर मिलेगा आपको बॉन, जर्मनी। हेडक्वार्टर इसका जर्मनी में मिलेगा। तो क्या क्या पढ़ लिया अभी? ग्लासगो यूके में, ठीक है। यूके में एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसको कहेंगे कॉप 26। उसके प्रेसिडेंट कौन है? आलोक शर्मा, इंडियन ओरिजिन के पर्सन है। और साथ ही साथ कॉप 26 आपका एक पार्ट है किसका? UNFCCC। UNFCCC मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। IAS बनना चाहिए था, तैयारी कर रहा हूं। चलिए, तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखिएगा, जैसे होते हैं ना कॉप 1, कॉप 2, कॉप 3, इसी तरह से एक कॉप 21 हुआ था, वो बहुत फेमस रहा है। कॉप 21 इसको क्या कहते हैं? पेरिस एग्रीमेंट।
ये मीटिंग एक्चुअली पेरिस में हुई थी, तो इसको क्या कहते हैं, पेरिस एग्रीमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है क्योंकि इसमें ये डिसाइड हुआ था कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज को पैसा देंगी। किस बात का पैसा देंगी? पैसा देने का पर्पस था कि देखिए आज के टाइम में एनवायरनमेंट में क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब क्लाइमेट चेंज को हम कैसे रोक सकते हैं? कार्बन एमिशन कम करें। कार्बन कहां से आता है? इंडस्ट्रीज से आता है, यानी हम इंडस्ट्रीज को या तो बंद करें या फिर दूसरी टेक्नोलॉजी लाएं ताकि हम बिना डीजल के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के, बिना थर्मल पावर प्लांट यूज करें, एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए। लेकिन अगर हम दूसरे सोर्स ऑफ एनर्जी पे जाते हैं तो उसमें खर्चा ज्यादा आएगा क्योंकि आपको अपनी टेक्नोलॉजी बदलनी पड़ेगी। और फिर ये सोचा जाए ये पॉल्यूशन फैलाया किसने? तो ये क्या इंडिया ने फैलाया? इंडिया ने तो नहीं फैलाया। इंडिया का कंट्रीब्यूशन बहुत मिनिमम है जो वर्ल्ड का पॉल्यूशन है उसके मैटर में। जो भी आपके डेवलपिंग कंट्रीज है वो क्या उनके पास इंडस्ट्रीज ही नहीं है तो वो पॉल्यूशन क्या करेंगी? तो पॉल्यूशन फैला कहां से? ये आपका यूके, यूएसए, ये जो कंट्रीज डेवलप्ड है, जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज है ये डेवलप्ड हो गई है। डेवलप होने के लिए इन लोगों ने पहले इंडस्ट्रीज लगाई, इन्हीं की इंडस्ट्रीज से पॉल्यूशन बढ़ा। तो ये डिसाइड हुआ कि देखो गलती तो डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज की है और अब वो वजन किस पे डालनी है? डेवलपिंग कंट्रीज पे। वो हमसे कह रही है कि अब आप अपना इंडस्ट्री का काम छोड़ दो, कोई इंडस्ट्री का काम नहीं करना है। तो ऐसा हम कैसे छोड़ सकते हैं? वो तो फायदा उठा लेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, हमें भी फायदा उठाना है। या तो फिर वो हमें कुछ इंसेंटिव दें ताकि हम, क्योंकि जो भी टेक्नोलॉजी चेंज होगा, नई एनर्जी सोर्स पे जाएंगे, उस पे पैसा खर्चा होता है। तो ये डिसाइड हुआ था पेरिस एग्रीमेंट में कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो डेवलपिंग कंट्रीज को पैसा देंगी क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज ने तो फायदा उठा लिया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। अब बारी हमारी थी, लेकिन हमारे टाइम पे क्या आ गया? क्लाइमेट चेंज आ गया। तो ऐसे तो हमारी तरक्की रुक जाएगी। तो ये डिसाइड हुआ था कि जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज, वो हम लोगों को पैसा देंगी। जैसे इंडिया है, बांग्लादेश है, इन कंट्रीज को पैसा देंगी। पैसा बहुत बढ़िया अमाउंट था तो हम लोग खुश हो गए। लेकिन अभी तक ये 2015 में मीटिंग हुई थी, 2021 6 साल हो गए, एक भी कंट्री ने पैसा नहीं दिया। इवन जब डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट थी यूएसए में तो वो तो इस पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर हो गए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने ये एग्रीमेंट ही छोड़ दिया था। अभी जो बिडेन नए प्रेसिडेंट आए हैं वो वापस से इस एग्रीमेंट को ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन एग्रीमेंट ज्वाइन कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि अल्टीमेटली पैसा किसी भी कंट्री ने नहीं दिया है, तो वो मैटर करती है। अच्छा एक बात बताइए, जो बिडेन है वो कौन सी पार्टी से हैं? ये भी सवाल पूछ लेता है। अमेरिका में 2 पार्टीज चलती हैं, एक पार्टी से जो बिडेन आते हैं, एक पार्टी से आपका डोनाल्ड ट्रंप आते हैं। तो कमेंट करके बताइए जो बिडेन कौन सी पार्टी से हैं? जो बिडेन की पार्टी कौन सी, कमेंट करके जल्दी से बताइए। जो बिडेन की पार्टी डेमोक्रेट्स, ठीक है, हाँ उनको डेमोक्रेट्स कहा जाता है। 2 पार्टी चलती है यूएसए में मेनली, एक तो डेमोक्रेट्स हैं और एक रिपब्लिकन्स हैं। डोनाल्ड ट्रंप आपका रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं और डेमोक्रेट्स, ये आपका जो बिडेन डेमोक्रेट से आते हैं। चलिए बढ़िया, जो भी डेमोक्रेटिक कह रहे हैं बहुत बढ़िया। ये भी सवाल आ जाता है इसलिए मैं करवा रहा हूं आप लोगों से। ओके, तो अगले सवाल पे आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज वाली चीज थोड़े से अच्छे से देख के जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग एग्जाम्स, इस पे पूछ लेता है। रिगार्डिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्वेश्चन आते रहते हैं। एनवायरनमेंट में यही सब पूछते हैं। अब आप एनवायरनमेंट में पढ़ के जा रहे हो लीचिंग, है ना, आप पढ़ के जा रहे हो नाइट्रोजन फिक्सेशन, वो सब इतना काम नहीं आता है, यही सब चीजें काम आती हैं। जो भी करंट अफेयर से लिंक क्वेश्चन है एनवायरनमेंट में जनरली वही पूछा जाता है। 2 बात याद रखिए एनवायरनमेंट की रिगार्डिंग, ये हर एग्जाम में भी यही ट्रेंड बन रहा है कि अगर एनवायरनमेंट का सवाल आता है तो करंट अफेयर्स का ही आता है मेजोरिटी। आप प्रीवियस उठा के देखिएगा पिछले कुछ सालों में, तो जो भी करंट अफेयर्स में एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीजें हैं उनको जरूर पढ़ के जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक बहुत छोटा सा सवाल है। क्वेश्चन ये है कि मिनिस्ट्री है ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। मिनिस्ट्री का नाम क्या है? ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज।
इससे पहले ये बताइए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट हाईवेज के मिनिस्टर कौन है? क्वेश्चन बाद में, पहले इनके मिनिस्टर कौन है? जो भी है बहुत क्लासिक पर्सन है, वो कौन है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट हाईवेज के मिनिस्टर? नितिन गडकरी। वेरी गुड। और बताइए, जयराम रमेश? नहीं, जयराम रमेश नहीं है, आपका नितिन गडकरी है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के जो मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी हैं। और उसके भी हैं एमएसएमई जो है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उसकी भी आपके मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी। चलिए तो क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इन्होंने डिसाइड किया है टू ऑब्जर्व रोड सेफ्टी मंथ। एक्चुअली में एक रोड सेफ्टी मंथ बनाया था इन्होंने, जिसमें रोड की सेफ्टी से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाएंगे। तो जो रोड सेफ्टी मंथ है वो कब से कब तक था? 4 ऑप्शन है। 12 जनवरी से 11 फरवरी एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है 15 जनवरी से 14 फरवरी, सी ऑप्शन है 18 जनवरी से 17 फरवरी, डी ऑप्शन है 14 जनवरी से 13 फरवरी। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एक रोड सेफ्टी मंथ बना रहे हैं। ये 4 डेट्स हैं, कब से कब तक था? 12 जनवरी से 11 फरवरी, या फिर 15 जनवरी से 14 फरवरी, या फिर 18 जनवरी से 17 फरवरी, या फिर 14 जनवरी से 13 फरवरी। ए बी सी डी करेक्ट आंसर बताना है। तो एक आंसर आ चुका है ए। देखिए कैमरा के लिए, कैमरा तो क्लियर है, इसकी रिकॉर्डिंग हमारे साथ भी साथ साथ चल रही है, तो हमारे लैपटॉप पे ये रिकॉर्डिंग बिल्कुल क्लियर आ रही है। आपका 2 ही कंसर्न हो सकते हैं, या तो आप ऐप यूज नहीं कर रहे हैं, या फिर दूसरा कंसर्न हो सकता है कि आप क्वालिटी सेट नहीं किए। आप ऐप यूज करिए और उसकी क्वालिटी सेट करिए 720 पिक्सल, तभी ये आपका क्लियर चलेगा। कैमरा की गलती नहीं है, ये आपका क्वालिटी सेट नहीं होगा। या फिर हो सकता है आपका कुछ नेटवर्क इश्यूज चल रहा हो, तो अगर नेटवर्क इश्यूज है तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग में भी कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? थोड़ा अलर्टनेस बनी रहती है। और जो लोग भी बिल्कुल दीवार के अंदर जा चुके वो बाहर आके थोड़ा अलर्टनेस दिखाएं अपनी, और ये कमेंट करें इसके लिए क्या आंसर होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है आपको साउंड से रिलेटेड, ऑडियो से रिलेटेड, तो आप अलग से भी हमसे बात कर सकते हैं। तो ज्यादातर लोग ऑप्शन सी पर जा रहे हैं। चलिए तो जनता के साथ चलते हैं। ऑडियंस पोल तो सी की तरफ जा रहा है, तो सी ही करेक्ट आंसर है। 18 जनवरी से 17 फरवरी ये रोड सेफ्टी मंथ अरेंज हुआ था बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। और मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के आपके मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी। नितिन गडकरी एक क्लासिक आदमी है, क्योंकि इन्होंने बहुत बेहतरीन रिकॉर्ड बनाया। क्योंकि अभी तक इंडिया में जितने भी हाईवेज बने, तो सबसे तेज जो हाईवे बनाने का रिकॉर्ड है वो नितिन गडकरी के अंदर आता है इंडिया में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो आम सा क्वेश्चन था, नॉर्मल सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर रहे थे, अब तो नहीं रहे, अभी रिसेंटली हटा दिए गए, बट पहले यूनियन मिनिस्टर थे डॉक्टर हर्षवर्धन, और उन्होंने डेडिकेट किया था न्यू कोस्टल dedicated which new coastal research vehicle
ठीक है, एक कोस्टल रिसर्च व्हीकल डेडिकेट किया था टू चेन्नई पोर्ट। ऑप्शंस आपके हैं, तो कोस्टल रिसर्च व्हीकल का नाम बताना है आपको। तो पहले ऑप्शन लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सागर, अन्वेषिका, बी ऑप्शन सागर निशा, सी ऑप्शन सागर आर्यन, डी ऑप्शन सागर अंबिका। थोड़ा लाइट अभी करेक्ट की जा रही है। पिक्चर क्वालिटी के लिए वही है, आप जो कह रहे हैं ना साउंड अच्छा है, पिक्चर क्वालिटी ठीक नहीं है, आप दो काम कर लीजिए, ऐप यूज करिए और साथ ही साथ वीडियो क्वालिटी को सेट कर लीजिए। नेटवर्क प्रॉब्लम है तो भी परेशान नहीं होना है, बाद में भी आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। चलिए ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि यूनियन मिनिस्टर जो है डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने एक नया कोस्टल रिसर्च व्हीकल दिया है, किसको? चेन्नई पोर्ट को। तो उसका नाम पूछ रहा है। अब कोस्टल रिसर्च व्हीकल का काम क्या होगा? नाम में ही काम छुपा है। रिसर्च करेगा कोस्टल एरिया में, कोस्टल एरिया में रिसर्च करेगा, माइनिंग वगैरह की प्रोबेबिलिटीज ढूंढेगा। नाम क्या है उसका वो आपको कमेंट करके बताना है। तो ज्यादातर लोग ए बोल रहे हैं, सागर अन्वेषिका। तो कोस्टल रिसर्च व्हीकल का नाम है सागर अन्वेषिका। सागर अन्वेषिका इज अ राइट ऑप्शन। अब देखिए, सागर अन्वेषिका वो चेन्नई पोर्ट पे दे तो देंगे, लेकिन इसे यूज कौन करेगा? इसको यूज करेगा आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, NIOT। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। तो यहां से एक चीज और हम जान पा रहे हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT, उसके हेडक्वार्टर कहां पर है? चेन्नई में। ये क्वेश्चन आ सकता है, NIOT के हेडक्वार्टर। तो NIOT के हेडक्वार्टर आपको कहां मिलेंगे? चेन्नई में मिलेंगे। NIOT के हेडक्वार्टर आपको चेन्नई में मिलेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। ये इसको यूज करेगा सागर अन्वेषिका को। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सब्जेक्टिव है। अगला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट पराक्रम दिवस। ये रिसेंटली प्रधानमंत्री ने एक नया दिन स्टार्ट करा है, फर्स्ट पराक्रम दिवस। तो पराक्रम दिवस किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? पराक्रम दिवस आपका बनता है 23 जनवरी 2021 को सेलिब्रेट हुआ था पहला पराक्रम दिवस। और 23 जनवरी इज इंपॉर्टेंट डेट, क्योंकि ये क्या है? बर्थ एनिवर्सरी है एक वेरी लेजेंड पर्सन, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है,
सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी है 23 जनवरी 2021 और 2021 में उनकी 125th बर्थ एनिवर्सरी थी, 125th। इसीलिए इस दिन को थोड़ा सा स्पेशल बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने क्या करा, इसको फर्स्ट पराक्रम दिवस बोल दिया और हर साल ये पराक्रम दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा। छोटा सा फैक्टर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक प्रारंभ नाम से, प्रारंभ का मतलब होता है स्टार्ट, इनिशिएट करना, टू इनिशिएट, प्रारंभ, ठीक है। तो प्रारंभ होस्ट किया था एक इवेंट है प्रारंभ, ये स्टार्टअप इंडिया समिट में होस्ट किया गया था, होस्टेड एट स्टार्टअप इंडिया समिट, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि प्रारंभ होस्ट किसने किया था, जो प्रारंभ आपका इवेंट है वो होस्ट किसने किया था। 4 ऑप्शन है, नीति आयोग, दूसरा ऑप्शन है आसोचाम, ये आसाम से लिंक नहीं करेंगे, आसोचाम, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है DPIIT और चौथा ऑप्शन है नास्कॉम। तो सवाल है आपका कि जो प्रारंभ इवेंट है वो किसने होस्ट करा था, नीति आयोग, आसोचाम, DPIIT या नास्कॉम। पहले तो ये बताइए, इसके बारे में 1-2 चीजें और डिस्कस करनी है। करेक्ट आंसर क्या है, नीति आयोग बोल रहे हैं लोग, आसोचाम कोई नहीं बोल रहा है, किसी को नहीं लग रहा आसोचाम करेक्ट आंसर होगा। ज्यादातर लोग नीति आयोग पे अटक रहे हैं और नीति आयोग ज्यादा सुना हुआ है, तो नीति आयोग ही ये सब काम करता रहता है, तो लग रहा है कि नीति आयोग करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं। वैसे ज्यादातर लोग नीति आयोग बोल रहे हैं, इस टाइम मेजॉरिटी गलती पर है, करेक्ट आंसर आपका DPIIT। आज सुबह जिन्होंने क्लास अटेंड करी होगी उनको मैंने DPIIT की फुल फॉर्म बताई थी, तो कमेंट करके बताइए। जो लोग सुबह थे, आसोचाम नहीं है, मैं ऐसी ब्लफ खेल रहा था, आसोचाम करेक्ट आंसर नहीं है, DPIIT करेक्ट आंसर है, DPIIT। तो आज मैंने सुबह ही DPIIT की फुल फॉर्म बताई थी सुबह की क्लास में, तो जो लोग प्रेजेंट थे सुबह की क्लास में एक बार कमेंट करके बताएं DPIIT की फुल फॉर्म। जो लोग भी सुबह की क्लास में थे वो लोग DPIIT की फुल फॉर्म कमेंट करिए। सुबह ही मैंने बताया था DPIIT की फुल फॉर्म। अमन मानसा जी का आया है कमेंट, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, बहुत बढ़िया, करेक्ट है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो अच्छा, ये DPIIT किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये सरकारी बॉडी है, ये आपका आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। DPIIT किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के मिनिस्टर कौन है, कैबिनेट मिनिस्टर
इसके कैबिनेट मिनिस्टर आपका पीयूष गोयल है। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आता है, कॉमर्स मिनिस्ट्री। ये डिफरेंस क्लियर रखिएगा, यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री अलग है, फाइनेंस अलग है, और आपका कॉमर्स मिनिस्ट्री अलग है। तो कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर आपका कौन आता है? डीपीआईआईटी। यानी डीपीआईआईटी क्या है? एक सरकारी बॉडी है, और सरकारी बॉडी क्या कर रहा है? एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, प्रारंभ। प्रारंभ इवेंट किसके लिए? नाम तो समझ में आ रहा है, स्टार्टअप इंडिया समिट। यानी किसी तरह से स्टार्टअप से लेके स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए करा जा रहा है। अच्छा, इसमें कुछ और बॉडीज भी मेंशन है, जैसे नीति आयोग। नीति आयोग तो हम पॉलिटी में पढ़ते ही हैं इसके बारे में, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, पॉलिटी में तो बहुत पढ़ाया ही जाता है इसको, नीति आयोग का। आसोचैम, ये नाम कम सुनने को मिलता है। आसोचैम की फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चैम्बर, ठीक है। आसोचैम एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आसोचैम की फुल फॉर्म एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ये भारत की है, ठीक है, ऑफ इंडिया। एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। आसोचैम की फुल फॉर्म याद रखिएगा, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। आसोचैम है क्या? जितनी भी इंडिया में इंडस्ट्रीज हैं, उन इंडस्ट्रीज का एक एसोसिएशन है। जैसे कि हमने कहा था, जैसे ट्रेड यूनियंस होते हैं, आपका स्टूडेंट यूनियंस होते हैं, इसी तरह से इंडिया में जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उन्होंने क्या करा? अपना एक ग्रुप बना लिया है, वो एक यूनियन बना ली है। तो वही यूनियन क्या कहलाती है? आसोचैम। आसोचैम क्या है? एक ग्रुप है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का। तो अगर गवर्नमेंट ऐसा कोई भी फैसला लेगी जिससे इंडस्ट्रीज को इम्पैक्ट हो रहा होगा, या फिर अगर गवर्नमेंट को इंडस्ट्रीज का हाल जानना होगा कि इंडस्ट्रीज में कैसा काम चल रहा है, तो वो किससे कंसल्ट कर लेगा? आसोचैम से। अभी जैसे अगर आपके ईटानगर या नाहरलगुन डिपार्टमेंट को पता करना है कि ईटानगर में मार्केट कैसा चल रहा है, तो वो क्या करेंगे? नाहरलगुन या ईटानगर की मार्केट एसोसिएशन से बात करेंगे। इसी तरह से इंडिया के लेवल पर जो इंडस्ट्रीज हैं, उनका एक एसोसिएशन क्या कहलाता है? आसोचैम। इसी तरह से एक बॉडी है नासकॉम। नासकॉम की फुल फॉर्म क्या है? एन से हो गया नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर, नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। सॉफ्टवेयर और जो सर्विस कंपनीज हैं आपका, उनका एसोसिएशन क्या कहलाता है? नासकॉम। तो नासकॉम में बेसिकली दो तरह की इंडस्ट्रीज आती हैं, आईटी और बीपीओ। बीपीओ क्या होता है? बीपीओ आपकी वो वाली इंडस्ट्रीज होती है जैसे जो कॉल सेंटर वाली जॉब्स होती हैं। तो कॉल सेंटर वाली जॉब्स को क्या कहते हैं? बीपीओ जॉब्स कहते हैं। तो इस तरह की जॉब्स या आईटी से रिलेटेड, जहां भी इंटरनेट कंप्यूटर से रिलेटेड बात होगी, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बात होगी, आईटी से रिलेटेड बात होगी, तो उस तरह की जो इंडस्ट्रीज है, उन्होंने भी अपना एक अलग एसोसिएशन बना रखा है। उसको क्या कहते हैं? वो कहलाता है नासकॉम। जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट किसका पार्ट बनेगा? नासकॉम का, क्योंकि वो एक आईटी से रिलेटेड इंडस्ट्री है। टाटा स्टील्स का कोई आईटी से लेना देना नहीं है, तो वो किसका पार्ट बन जाएगा? आसोचैम का पार्ट बन जाएगा। तो आसोचैम भी एक यूनियन है, नासकॉम भी यूनियन है। आसोचैम ओवरऑल सारी इंडस्ट्रीज का एक एसोसिएशन है इंडिया के लेवल पे, और नासकॉम क्या है? जो आईटी और बीपीओ की इंडस्ट्रीज होती हैं, सिर्फ उन्हीं का एसोसिएशन है नासकॉम। तो ये सरकारी बॉडीज नहीं है, नासकॉम और एसोचैम गवर्नमेंट बॉडीज नहीं है। इसमें गवर्नमेंट बॉडी कौन सी है? डीपीआईआईटी और नीति आयोग। नीति आयोग भी गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो ये कुछ बातें इनसे रिलेटेड याद रखिएगा। अच्छा, इसमें एक चीज और, हाँ, फुल फॉर्म बिल्कुल करेक्ट है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओज। ये इस इवेंट में एक स्कीम लॉन्च करी गई थी प्रारंभ के टाइम पे, एक स्कीम लॉन्च करी गई थी। स्कीम का नाम क्या है? स्टार्टअप इंडिया
सीड फंड स्कीम। जब ये इवेंट होस्ट हुआ था आपका प्रारंभ, तो इस इवेंट में गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी थी, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। इसका एक क्वेश्चन फिर आगे आएगा, वो मेरे को आपको फिर से आंसर देना है, ठीक है। स्कीम का नाम याद रखिए, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। और इस स्कीम में सरकार ने अराउंड 945 करोड़ खर्चा किया है। इसके लिए कितना पैसा निकाल रखा है? 945 करोड़। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम बनाई गई है। इसी इवेंट में इसको लॉन्च कर दिया गया था, प्रारंभ के इवेंट में। तो प्रारंभ से रिलेटेड जितने भी इसमें मेरे को लगा कि इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता सकता हूँ, नई नई चीजें आपको बता सकता हूँ, वो मैंने ट्राई किया है। ज्यादा से ज्यादा आपको वाइड रेंज में एक ही क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा पार्ट को कवर कराया जा सके। तो इसमें हमने क्या क्या चीजें कवर करी? सबसे पहले हमने देखा इसमें प्रारंभ एक इवेंट था, किसने होस्ट कराया? डीपीआईआईटी ने। डीपीआईआईटी क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये डीपीआईआईटी किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आता है। कॉमर्स मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल है। इसके अलावा और बॉडीज कौन सी थी? ऑप्शन में नीति आयोग, वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, पॉलिटी में हर कोई पढ़ाता है। एक कौन सी थी? एसोचैम, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन इंडिया। दूसरी कौन सी थी? नासकॉम, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनीज, ठीक है। सॉफ्टवेयर और क्या था? सर्विस कंपनीज, इनका क्या है? एक एसोसिएशन। तो आईटी कंपनीज का एसोसिएशन नासकॉम, बाकी इंडस्ट्रीज का एसोसिएशन एसोचैम। तो इनका भी अपने इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इनको जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि न्यूज़पेपर वगैरह अगर आप पढ़ेंगे तो एसोचैम हुआ, नासकॉम हुआ, इनका नाम आए दिन आपको न्यूज़पेपर में मिलता रहेगा। तो वहां ये कहीं ना कहीं अटकते हैं, प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि ये चीजें हमें पता नहीं होती हैं। तो एक बार आपने आइडिया ले लिया कि अच्छा है, तो ये एक यूनियन है बस, और कुछ नहीं है। तो अब अगली बार अगर आप इस चीज को कहीं भी न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे तो आपको खट से वो चीज रिलेट हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी, ज्यादा टाइम तक याद रहेगी। न्यूज़पेपर ना समझ में आने का ये भी सबसे बड़ा रीजन होता है, क्योंकि जो देखिए अगर आप छोटे मोटे न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया टाइप, वो तो ज्यादा डिटेल में जाते ही नहीं है, ऊपर ऊपर की खबर दिखाएंगे, गॉसिप से ज्यादा काम करते हैं कि तैमूर आज कहाँ घूमने गया, तैमूर कल कहाँ घूमने जाएगा, उनका ये रहता है। बट अगर आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड पेपर्स पढ़ेंगे, द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, तो हाँ उसमें कुछ ऐसे टर्म्स यूज होते हैं जो हमें नहीं पता होते हैं, और वो नहीं पता होने के चक्कर में फिर जब हम न्यूज ही नहीं समझ पाते, फिर हमारा इंटरेस्ट लूज हो जाता है। तो इंटरेस्ट को मेंटेन करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका आप उसमें आइडेंटिफाई करिए कि आपको क्या क्या पोर्शन नहीं समझ में आया। ये आप किसी भी सब्जेक्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये टेक्निक आपको किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी आर्टिकल में, किसी भी टॉपिक में अगर लग रहा है मैं इसमें इंटरेस्ट लूज कर रहा हूँ, तो आप आइडिया लगाइए कि आपको जो कंटेंट लिखा है वो कहाँ तक समझ में आया और किस पॉइंट से समझना आप कम कर रहे हैं। तो वो एक पॉइंट आप पकड़ लेंगे। एक कोई टर्म होगा जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, उसके चक्कर में आप पूरा आर्टिकल छोड़ देंगे। तो उस टर्म को या तो गूगल कर लीजिए या किसी से पूछ लीजिए, ये भी आप कर सकते हैं, तो जल्दी से आगे बढ़ेंगे। चीजें छोड़नी नहीं है, खासतौर से न्यूज़पेपर तो एक हैबिट बना के रखिए। न्यूज़पेपर सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, आपकी खुद की डेवलपमेंट के लिए भी बहुत जरूरी है। ये मान के चलिए, सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, आपका खुद का भी डेवलपमेंट बहुत मैटर करता है न्यूज़पेपर से। तो वो भी आपको पढ़ते हुए चलना है। बहुत सी ऐसी टर्म्स आएंगी जो आपको न्यूज़पेपर में नहीं होंगी, नहीं समझ में आएंगी, तो एक बार उनको पढ़ लीजिए। कुछ महीने अगर आपने रेगुलर एक्सरसाइज कर ली कि नई नई टर्म्स के मीनिंग आपने इकट्ठा कर लिए, तो यकीन मानिए कुछ महीनों बाद वही चीजें फिर से रिपीट होती रहेगी। तो अगली बार जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। चलिए अभी तो फिलहाल देखिए एड्रेस तो दिल्ली है, आ जाइए दिल्ली। ऑफलाइन क्लास तो एक्चुअली अभी हमारा नहीं चल रहा है, ऑनलाइन क्लास हम अभी करा रहे हैं, और अभी फिलहाल ये सारा फ्री कंटेंट अभी हम डिलीवर करा रहे हैं। यही अभी जो आपके सामने प्रेजेंट है, सिर्फ अभी यही हमारा क्लास चल रहा है। इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा क्लास करनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिल जाएगा, मर्जी सर का नंबर है, आप उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं और डिटेल्स ले सकते हैं हमारी फर्दर क्लासेस का। चलिए, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस कहाँ मिलेगा? ईटानगर में। ये तो मुझे पूछना चाहिए आप लोगों से, ईटानगर के आप बिलोंग करते हैं कि मैं बिलोंग करता हूँ? ये वैसे मैंने सुना है कि एक दो दिन लेट आता है अरुणाचल में, ईटानगर में। ये कुछ लोगों ने बताया था कि एक दिन लेट आता है न्यूज़पेपर। तो अगर एक दिन लेट भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन लेट पढ़ लीजिए। आपको एग्जाम एक साल बाद देना होता है, अगले दिन नहीं देना होता है। तो
तो अगर ऐसा कहीं व्यवस्था हो रही है, ऐसा अरेंजमेंट हो जाए कि एक दिन बाद न्यूज़पेपर देगा, तो कोई दिक्कत नहीं, लगवा लीजिए न्यूज़पेपर। क्योंकि मेरा पर्सनली मानना है कि जब आप हार्ड कॉपी पढ़ते हैं तो ज्यादा मजा आता है, सॉफ्ट कॉपी में बहुत दिक्कत होता है। मेरे को भी जब तक अरुणाचल में रहा तो काफी दिक्कत रहा था, क्योंकि पीडीएफ से पढ़ने में मजा नहीं आता है। अब यहाँ पर हूँ तो यहाँ पर तो आराम से हार्ड कॉपी अवेलेबल है, कोई इशू नहीं है। मेरा तो एक आदत बन गया, 3-4 साल से एक भी दिन का न्यूज़पेपर नहीं छूटा है, तो आदत बन गया है। आप लोग भी ऐसी आदत बना लीजिए। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। देखिए एक ही क्वेश्चन में काफी ज्यादा क्वेश्चंस इन्वॉल्व हैं, तो हो सकता है चीजें आपको हैवी लगे, लेकिन आपका एक बहुत वाइड वैरायटी में कवर करा रहा हूँ एक बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में। जो लोग साल भर में कंप्लीट करते हैं वो हमें कुछ महीने में कंप्लीट करना है, तो इसलिए आपको भी जो एफर्ट देना है, अलर्टनेस देनी है, वो रेगुलर टाइम से ज्यादा देनी है। ये आप भी इस चीज को समझिए, क्योंकि एग्जाम आपको उन्हीं के बराबर पे निकालना है ना जो सालों से तैयारी कर रहे हैं। तो उनके बराबर पे अगर आपको आना है तो आपका एफर्ट ज्यादा होना चाहिए उन कंपेयर टू वो। अगर वो 4 घंटे पढ़ते हैं तो आप 10 घंटा करिए, टाइम इस तरह से पढ़िए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासपोर्ट रैंकिंग है, एक हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ये क्या करते हैं, ये दुनिया भर की जितनी भी कंट्रीज हैं उनके ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या करता है, दुनिया भर में जितने भी कंट्रीज हैं उनके पासपोर्ट की रैंकिंग निकालते हैं। अभी पासपोर्ट की रैंकिंग कैसे निकालते हैं, तो पासपोर्ट की रैंकिंग के लिए ये क्या करते हैं, हर कंट्री का पासपोर्ट लेते हैं और देखते हैं कि ये वाला पासपोर्ट लेकर आप कितनी कंट्रीज में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, जैसे जापान हो गया, यूएसए हो गया, तो अगर इनका आप पासपोर्ट होल्ड करते हैं तो आप मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट कई कंट्रीज ऐसी हैं जिनको वीजा मिलना ही बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई यूएसए का पर्सन है या जापान का पर्सन है तो वो लगभग किसी भी कंट्री में जा सकता है, उसको तुरंत वीजा मिल जाता है। तो इससे पता चलता है आपका वीजा या फिर कह सकते हैं आपका पासपोर्ट कितना पावरफुल है। तो पासपोर्ट के मामले में इंडिया की रैंक कितनी है, पासपोर्ट के मामले में आपको बताना है इंडिया की रैंक। 4 ऑप्शन देता हूं मैं। ऑप्शन ए 78, ऑप्शन बी 85, ऑप्शन सी 72, ऑप्शन सी डी 74। आपको इंडिया की रैंक बतानी क्या है, $84 ऑप्शन में ही नहीं है। यही 4 ऑप्शन है, इन्हीं में ट्राई कीजिए। 78, 85, 72, 74। तो जो 84 बोल रहे हैं उनका मैं 85 ही मान लेता हूँ, काफी करीब है उस चीज के। बी ऑप्शन 85th रैंक, 85th। ओके, ज्यादातर 85th बोल रहे हैं, कुछ लोगों ने बी ऑप्शन 74 के साथ जाना बेहतर समझा है। और लोग बताइए क्या ऑप्शन होना चाहिए, 85, 86, 84 क्या होना चाहिए। चलिए मुझे लगता है आंसर बता देना चाहिए। अच्छा, ये मैं जनवरी का डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, जनवरी 2021 का। तो उसके अकॉर्डिंग आपका भी जो रैंक था 85th आंसर है। रैंक 1 पे कौन है, रैंक 1 पे आपका जापान है। फर्स्ट रैंक पे कौन है, जापान है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की थोड़ा सा रैंकिंग याद रखिएगा। इसके बाद एक बुक एंड ऑथर का सवाल है।
एक बुक है, बुक का नाम क्या था? बुक का नाम है आपका द पॉपुलेशन लिस्ट। द पॉपुलेशन लिस्ट, ये इसका ऑथर कौन है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। द पॉपुलेशन लिस्ट, इसका कोई ऑथर बता सकता है? हाँ जी, फर्स्ट रैंक तो जापान की है पासपोर्ट इंडेक्स में। ठीक है, अब चलिए उस क्वेश्चन से बाहर आ जाइए। अब ये बताइए द पॉपुलेशन में इसका ऑथर कौन है? सनी नानी कह रहे हैं S.Y. कुरैशी। और लोगों को अगर और कुछ लगता है तो बताइए। चलिए, इसका करेक्ट आंसर S.Y. कुरैशी। पॉपुलेशन मिल के ऑथर, बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चन आते रहते हैं। और S.Y. कुरैशी एक इंपॉर्टेंट पर्सन है, क्यों? ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं इंडिया के। S.Y. कुरैशी इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं और इनकी किताब का नाम क्या है? द पॉपुलेशन लिस्ट। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। तो ऐसे ही अगला एक छोटा सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉकेट H3 टू बी लॉन्च्ड बाय, 4 ऑप्शन है। किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया जाएगा रॉकेट H3? 4 ऑप्शन, CENS, दूसरा ऑप्शन इसरो, तीसरा ऑप्शन जाक्सा, चौथा ऑप्शन नासा। तो रॉकेट H3 को कौन लॉन्च कर रहा है? CENS, इसरो, जाक्सा, सॉरी CENS नहीं, CNES, ये फ्रांस की एजेंसी है। तो CNES, इसरो, जाक्सा या फिर आपका नासा, चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक है? रॉकेट H3 किससे लॉन्च होगा? अरे ये शेक्सपियर कहां से आ गए? शेक्सपियर नहीं है, S.Y. कुरैशी और वो अलग अलग है। बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? रॉकेट H3 टू बी लॉन्च बाय CNES, इसरो, नासा, जाक्सा। करेक्ट आंसर बताना आपको। ADB, एक कोई पैटर्न में आंसर नहीं आ रहा है, कोई A कह रहा है, कोई D कह रहा है, B कह रहा है। ठीक है, करेक्ट आंसर बता देते हैं। आपका करेक्ट आंसर है इसका जाक्सा। जाक्सा कहां की स्पेस एजेंसी है? जापान की। CNES ये फ्रांस की है, इसरो इंडिया की है, नासा USA की है। ठीक है, फ्रांस, नासा, USA ये सारी आपकी एजेंसी है। CNES फ्रांस की है, इसरो इंडिया की है, जाक्सा जापान की है, नासा USA की है। तो रॉकेट H3 को कौन लॉन्च कर रहा है? जाक्सा लॉन्च कर रहा है। ठीक है, रॉकेट H3 आपका जाक्सा लॉन्च कर रहा है, इसको याद रखिएगा। नाक्सा मर्ज कर दिया आपने। चलिए, अच्छा देखिए बीच बीच में तो थोड़ा सा अरुणाचल जी के भी डिस्कस करते चलेंगे। तो एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जो आपका द्री फेस्टिवल है
द्रीव फेस्टिवल, ठीक है, ये किस ट्राइब का फेस्टिवल है? द्रीव फेस्टिवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहता है। द्रीव फेस्टिवल कौन सी ट्राइब का फेस्टिवल है? बताइए जल्दी से कमेंट करके। द्रीव फेस्टिवल कौन सी टाइप का? ठीक है, आंगा जी कह रहे हैं, आपातानी, सनी नानी भी आपातानी कह रहे हैं, और लोग बताइए। रश्मि ठीक है, आपातानी, दीपा पूरा आपातानी। हाँ, ये मतलब नॉर्मल सा सवाल था, ठीक है। ये कौन सी ट्राइब है? आपातानी ट्राइब। द्रीव फेस्टिवल, चलिए इसी तरह से बीच बीच में थोड़ा करते रहेंगे, आपको भी थोड़ा हल्का लगेगा। देखिए, अब वही लास्ट टाइम आपका चल रहा है, एग्जाम बिल्कुल करीब है आपका, तो जितना हो सकता है आप एफर्ट दे दीजिए, क्योंकि आपको बाद में रेग्रेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता कोई इशू नहीं है, लेकिन रेग्रेट नहीं होना चाहिए कि अगर पढ़ लिए होते तो शायद होता। आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि भाई मैंने तो अपने पूरा एफर्ट दिया, मेरी तरफ से पूरा एफर्ट था, अब नहीं हुआ, ये मेरी डेस्टिनी थी, मेरी किस्मत थी, अगर नहीं होता है। और हो सकता है आपकी किस्मत में कुछ और लिखा हो, आपको कुछ और करना हो, ऐसा भी हो जाता है। क्योंकि एग्जाम मैंने हमेशा कहा है, ये आपको एक चीज जरूर सिखाता है, मेहनत। आप मेहनत करना जरूर सीखते हैं, तो मेहनत पे ज्यादा फोकस कीजिए। एग्जाम तो आपका कोई ना कोई निकल ही जाएगा। लेकिन हाँ, ये भी है, अगर मेहनत अच्छी है, डेडिकेशन अच्छा है, तो आप निकाल ही देंगे एग्जाम। क्योंकि कहना बहुत आसान होता है कि मेहनत करनी चाहिए, एक्चुअल में मेहनत करते ही कितने लोग हैं। आपको भी लगता होगा कि सब मेहनत कर रहे हैं, मैं कर लूंगा, क्या फर्क पड़ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत माइनॉरिटी लोग हैं, माइनॉरिटी लोग ही मेहनत करते हैं, और वही माइनॉरिटी लोग एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, और नहीं भी क्वालिफाई करते तो लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा ही अचीव करते हैं। तो एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए मेहनत तो होनी चाहिए, और मेहनत ऐसी वाली नहीं बिल्कुल कि किसी भी डायरेक्शन में कुछ भी उल्टा सीधा कर रहे हैं, कि रोज अप एंड डाउन कर रहे हैं, वो वाली मेहनत नहीं। मेहनत वो जो आपको रिजल्ट लाके दे। एक स्मार्ट स्टडी करिए, क्योंकि जो आपकी स्टडी होनी चाहिए इस तरह से रहे कि आपके क्वेश्चंस उसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व रहें। आप थोड़ा सा एनालिसिस साथ ही साथ करते चलिए। जैसे हम लोग आपका टेस्ट सीरीज करा रहे हैं, वो टेस्ट परफॉर्म कीजिए, उसका डिस्कशन क्लास हो रहा है, उस डिस्कशन क्लास को अटेंड कीजिए, क्वेश्चंस को एनालाइज करिए, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे पहले फोकस करिए। क्योंकि देखिए 100% सिलेबस तो कोई कर ही नहीं पाता है। सिलेबस कितना कर पाते हैं? 50% या 70%। तो क्यों ना हम वो 50 या 70% करें ना, जो इंपॉर्टेंट है। जब हम पूरा सिलेबस नहीं कर पा रहे तो हम वही क्वेश्चन क्यों ना करें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे सवाल आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ऐसा कुछ करिए ना जिसमें 50 पेज पढ़ने पर आपके 10 क्वेश्चन बन जाए। ऐसा कुछ पढ़िए, ना कि ऐसा कुछ पढ़ना है कि 1000 पेज पढ़कर आप एक क्वेश्चन बना पा रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। तो वो पढ़िए जो इंपॉर्टेंट है, अनइम्पॉर्टेंट चीजें आपको बहुत मिलेंगी। एक तो एक लालच आ जाता है ऐसे टाइम कि ये भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, वो सब नहीं करना है। सबसे पहले आपको काम होना है, कूल माइंड से बैठना है, और ये देखना है कि मेरे पास क्या क्या मटेरियल अवेलेबल है। और जो मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, अगर आपको लगता है कि आप वो सब कर चुके हैं, सब में परफेक्ट हो चुके हैं, उससे कोई भी सवाल आ जाए आपसे नहीं छूटेगा, तब आप आगे बढ़िए। आगे कब बढ़ना है? जब आपके पास मटेरियल अवेलेबल है, वो कंफर्म कर लें आप। बिना बात के इधर उधर मत भटकिए। मार्केट में कंटेंट की कमी नहीं है, और मार्केट में बेवकूफ बनाने वाले बहुत लोग हैं। कंटेंट के नाम से कुछ भी रख दिया आपको बेचा जा रहा है, वो सब आपको नहीं करता है। YouTube पे आप जाके देखिए, एक ही चीज के 50 वीडियो मिल जाएंगे, समझ में नहीं आता किसको देखें। कई तो ऐसी बकवास, करंट अफेयर्स के नाम पे कुछ भी बकवास चीज पढ़ा रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। तो आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहिए, टू द पॉइंट रहिए। और ये सब चीजें आपको कब पता होंगी कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। वही चीज, दो चीज अगर आपको क्लियर है, आपका सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हालांकि अभी SI वगैरह का तो ऐसा उन्होंने कोई सिलेबस नहीं दिया है, काफी अचंभे में डाल दिया, सिर्फ इतना लिख दिया जनरल नॉलेज पूछेंगे। थोड़ा सा उन्हें डिफाइन करना चाहिए था, कन्फाइन करना चाहिए था, बट है कोई बात नहीं। अपने पास प्रीवियस ईयर का एक्सपीरियंस है, उससे हम फायदा उठाएंगे। तो अब सिलेबस अपने पास है नहीं, तो किससे फायदा उठाएंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से ज्यादा लगाइए। लास्ट ईयर में या पिछले आपके किसी भी PCS के एग्जाम में, SSC के एग्जाम में, आपका लास्ट ईयर जो भी PCS ने और अरुणाचल के SSB ने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे हैं, उसको लगाइए। उस तरह के क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा। और जो भी क्विज़ेस हमने बनाई है, टेस्ट वगैरह बनाए हैं, वो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते बनाए हैं।
तो इनको जरूर अच्छे से करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कंसंट्रेशन आपको बनाना पड़ेगा। अब आप कह रहे हैं अजान चल रहा है, हाँ चल रहा है, लेकिन आपका फोकस तो उधर नहीं होना चाहिए था ना। लाइफ में 50 चीजें चलेंगी, आपको क्या करना है, जब आपके लिए जो मैटर करता है, आपके लिए तो यही मैटर करता है ना कि आपका एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो उस पर ज्यादा फोकस करिए। 50 चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी, डाइवर्ट करेंगी। यहाँ पर आपको प्रायोरिटाइज करना है कि आपको दूसरी चीज सुननी है या ये चीज सुननी है जो आपके काम की है। आपको अपने काम से मतलब रखना है, बस ये चीज थोड़ा सा इस पे फोकस करिए, क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत जरूरी होता है। पहली चीज तो रिक्वायरमेंट आपका यही आ जाती है। अच्छा, इसके अलावा मैथ्स के लिए पूछ रहे हैं ना, तो मैथ्स तो देखिए आपका मर्जी सर पढ़ाएंगे, और ये थोड़ा सा भी लाइटिंग वगैरह का इश्यू चल रहा था, तो अभी क्योंकि मैथ्स में लिखने का पोर्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए मैथ्स वाला पोर्शन आज हम नहीं कर पाए। मैथ्स के लिए वो 1-2 दिन में स्टार्ट कर देंगे। बाकी आज आपको रिकॉर्डेड लेक्चर तो मिल ही जाएगा मैथ्स का, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। मैथ्स भी आपको मिलेगा, जीएस भी आपको मिलेगा। चलिए फिर, फर्स्ट इंडिजीनियस मशीन पिस्टल डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट इंडिजीनियस मशीन पिस्टल डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास, आसमी, निगार, नक्श, सितारा। आसमी, निगार, नक्श, सितारा। बताइए, फर्स्ट इंडिजीनियस मशीन पिस्टल डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, पढ़ा है क्या इसके बारे में? चार ऑप्शन है, आसमी, निगार, नक्श, सितार। 4 ऑप्शन में बताइए। हाँ, 9mm मशीन पिस्टल है, बढ़िया बता रहे हैं आप सनी रानी जी। ओके, बाकी लोग भी आसमी पिस्टल बता रहे हैं। तो फर्स्ट इंडिजीनियस मशीन पिस्टल डीआरडीओ ने डेवलप करी है, ठीक है। ज्यादातर लोग आसमी बता रहे हैं, तो करेक्ट आंसर इज आसमी। फर्स्ट इंडिजीनियस मशीन पिस्टल का नाम क्या है, आसमी। ये नाम याद रखिएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ऑथर और बुक्स एंड ऑथर वाला सवाल है। ऑथर ऑफ 10 लेसन्स, एग्जैक्ट नाम क्या है आपका बुक का, 10 लेसन्स फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। इसके ऑथर बताने, 4 ऑप्शन दे रहा हूं। रुचि शर्मा, संजय झा, फरीद जकारिया, गौतम बैद। रुचि शर्मा, संजय झा, फरीद जकारिया, गौतम बैद। करेक्ट आंसर आपको बताना है। लेआन जी कह रहे हैं फरीद जकारिया, ठीक है। और लोग बताइए करेक्ट आंसर क्या है। एक किताब है जिसका नाम है टेस्ट नहीं है, ये 10 है, ठीक है। ये 10 है आपका, 10 लेसन फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। 10 लेसन फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड के लिए आपको बताना है कौन सा ऑथर है।
रुचि शर्मा, संजय झा, फरीद जकारिया, गौतम बैद। 10 लेसन्स फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। बी ऑप्शन ज्यादा तो लोग कह रहे हैं बी संजय झा। ठीक है, और कोई बताइए। मोंगलन जी ने कहा है फरीद जकारिया। ठीक है, करेक्ट आंसर बताते हैं। करेक्ट आंसर इज फरीद जकारिया। 10 लेसन्स फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड के ऑथर कौन है? फरीद जकारिया। देखिए बुक्स एंड ऑथर से मान के चलिए क्वेश्चन आते ही आते हैं। बुक्स एंड ऑथर से एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो उसको जरूर करके जाना। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? फरीद जकारिया। 10 लेसन्स फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। फरीद जकारिया कौन है? एक इंडो अमेरिकन जर्नलिस्ट है। एक द वॉशिंगटन पोस्ट एक काफी प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर है, उसमें भी ये लिखते हैं, द वॉशिंगटन पोस्ट में। फरीद जकारिया, ऑथर ऑफ 10 लेसन्स फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। चलिए अच्छा, एक सवाल का आंसर दे सकते हैं। अरुणाचल का ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? अरुणाचल का ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट बताइए। बताइए, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन रेडी करता हूं। अरुणाचल का ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, ईस्टर्न मोस्ट पूछा है, वेस्टर्न मोस्ट नहीं। तवांग इज वेस्टर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट। करेक्ट। ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है? अंजौ, अंजौ डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, अंजौ किसके लिए फेमस है? अभी रिसेंटली इस पे एक सवाल भी आया था एलडीसी में। अंजौ इज फेमस फॉर, किसके लिए फेमस है? अंजौ किसके लिए फेमस है? बताइए। रश्मि जी ने सही आंसर दिया है। अंजौ इज फेमस फॉर कार्डिमन, कार्डिमन के लिए फेमस है। ये क्वेश्चन भी आया था एलडीसी में, अरुणाचल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये एक अवार्ड है और थोड़ा फ्रेंच में लिखा है, तो उसको थोड़ा से अच्छे से देखिएगा। फ्रेंच अवार्ड है। अवार्ड का नाम क्या है? ऑर्डरे नेशनल डू मैरिटे। अब जैसे भी अगर किसी को फ्रेंच आती है तो वो अपने हिसाब से देख ले इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे। ऑर्डरे नेशनल डू मैरिटे, ये अवार्ड का नाम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ फ्रांस। नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ फ्रांस, ये किसी एक इंडियन पर्सन को दिया गया है। इसको दिया गया है, 4 ऑप्शन है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे भी सवाल आते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट है हम वही डिस्कस कर रहे हैं। दिव्यामन सान्याल, ऑप्शन बी दिव्यामन सान्याल। ऑप्शन सी गौरव वोहरा। ऑप्शन डी रोहिणी गौडबोले। चलिए, अरिंदम बैनर्जी, दिव्याबंग सान्याल, गौरव वोहरा और रोहिणी गौडबोले, किसको मिला है ये फ्रांस का अवार्ड? ये वन ऑफ द टॉप अवार्ड है। जैसे अपने यहाँ होते हैं ना पद्मा अवार्ड, इसी तरह से ये इनके यहाँ के पद्मा अवार्ड है। नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ फ्रांस, ये किस पर्सन को दिया गया है? अरिंदम बैनर्जी, दिव्याबंग सान्याल, गौरव वोहरा, रोहिणी गौडबोले। इसको बताइए कमेंट करके। तेरेसा मुसू कह रही है रोहिणी गौडबोले, ठीक है। बाकी पूलू जी कह रहे हैं ए ऑप्शन, सनी नानी बी ऑप्शन, जीरोज एंड डी ऑप्शन। ठीक है, ओके।
चलिए ज्यादातर लोग डी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, ज्यादातर लोग डी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, तो हम भी किसको करेक्ट मान लेते हैं, डी ऑप्शन मान के लेते हैं। करेक्ट आंसर इज डी, रोहिणी गोडबोले। इनको मिला है नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ फ्रांस। ये फ्रांस का वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड है। और इनको क्यों मिला है, ये फिजिसिस्ट हैं, फिजिसिस्ट। इस कॉलेज में आईआईएससी, आईआईएससी इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेपुटेड कॉलेज है। बताइए ये आईआईएससी कहां पर प्रेजेंट है, किस सिटी में प्रेजेंट है आईआईएससी, सॉरी आईआईएससी कहां प्रेजेंट है, और आईआईएससी की फुल फॉर्म बताइए। एक साइंस का कॉलेज है, साइंस का इंस्टीट्यूट है, वैसे काफी तो मैंने बता ही दिया। आईआईएससी की फुल फॉर्म बताइए और ये कहां पर प्रेजेंट है ये बताइए। सही नानी का आंसर करेक्ट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। आईआईएससी का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। और ये कहां पर प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है आपका बैंगलोर में, ठीक है, ये आपका बैंगलोर में प्रेजेंट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। अब पहले बैंगलोर बोलते थे, अब हिंदी में इसको बेंगलुरु बोलते थे। किसकी कैपिटल है ये, बैंगलोर जो है किस स्टेट की कैपिटल है, कैपिटल है भी या नहीं है, अगर है तो किस स्टेट की कैपिटल है। कभी कभी स्टेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये तो बहुत बेसिक सी चीज है, तो बचपन में हम लोग पढ़ लेते थे कि हर स्टेट की कैपिटल्स, तो ये भी पता होना चाहिए। बैंगलोर किसकी कैपिटल है, कर्नाटका की, कर्नाटका की कैपिटल है। अच्छा, बैंगलोर का एक और नाम है, इसको हम कहते हैं सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। इसी को बैंगलोर को क्या कहते हैं हम, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि आईटी से रिलेटेड बहुत काम होता है। अमेरिका में एक सिलिकॉन वैली है जहां पर आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर से रिलेटेड बहुत इनोवेशन होते हैं, बहुत बढ़िया काम होता है। तो उसी तरह से हमारे यहाँ आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा काम कहाँ होता है, बैंगलोर में। तो इसीलिए हम कह देते हैं इंडिया की सिलिकॉन वैली कौन है, बैंगलोर है। बैंगलोर को कह दिया जाता है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका नोट्स बनाते हुए चलना है आपको, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप आराम से नेटफ्लिक्स की तरह इसको देख रहे हैं। ये नेटफ्लिक्स नहीं है, इसको देखने का एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल होता है आपको टेबल पे बैठना है, चेयर पे बैठना है, तब जाके लेक्चर देखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नेटफ्लिक्स की तरह देख रहे हैं, बिल्कुल ये कोई मूवी वूवी नहीं है। जब मूवी देखनी हो तब आप अपने आराम से एंजॉयमेंट के साथ पॉपकॉर्न वगैरह लेके बैठिए। अभी पॉपकॉर्न लेके बैठ सकते हैं, कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके बैठिए, उससे क्या है थोड़ा सा अलर्टनेस बना रहेगा और इंटरेक्टिवनेस बना रहेगा। और कमेंट सेक्शन में बताते रहिए क्या खा पी रहे हैं आप लोग। चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इंडिया ने कुछ प्लान किया है अचीव करने का। क्या प्लान किया देखते हैं। इंडिया प्लान टू अचीव, हम इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात कर रहे हैं। ये इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होता है, व्हाट परसेंट blending, what percent India plan to achieve what percent ethanol blending with gasoline by 2025. Option A 10%, B 30%, C 20%, D 15%. चार ऑप्शन 10%, 30%, 20%, 15%। करेक्ट आंसर आपको बताना है। गैसोलीन में हम लोग इथेनॉल ब्लेंडिंग करते हैं, तो किस परसेंट तक हम करना चाहते हैं बाई 2025। पहले आंसर बताइए फिर हम डिस्कस करते हैं। गर्म पानी खा रहा हूं, पानी तो पीते हैं, खाते का है, चिप्स खा रहे हैं, चलिए बढ़िया है।
खाते पीते रहिए, खाएंगे पिएंगे नहीं तो मेरी तरह दुबले हो जाएंगे, ठीक है, खाते पीते रहिए। कितना परसेंट करना है? 2025 तक का हमारा टारगेट है। ज्यादातर लोग क्या कह रहे हैं? 20% आंसर दे रहे हैं। सी ऑप्शन भी 20% है, ठीक है, बढ़िया। ज्यादातर लोग किस पे जा रहे हैं? 20% पे जा रहे हैं। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इज सी, 20%। इंडिया प्लान टू अचीव व्हाट परसेंट इथेनॉल ब्लेंडिंग विद गैसोलीन बाय 2025? 20% हम लोगों ने प्लान किया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा देखिए, ओके, इसी को E20 भी कहते हैं, E20 भी कहते हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होता है? देखिए, गैसोलीन, जो यूरोपियन कंट्रीज है वो लोग गैसोलीन बोल देते हैं, और एशिया और अफ्रीका हम लोग क्या बोलते हैं? पेट्रोल बोलते हैं। गैसोलीन मतलब ये पेट्रोल की ही बात कर रहा है, तो वो लोग गैसोलीन बोलते हैं यूरोप वाले, हम क्या बोल देते हैं? पेट्रोल बोल देते हैं। अब इस पेट्रोल में क्या मिलाया जा रहा है? इथेनॉल, ठीक है। इस पेट्रोल में क्या मिलाया जा रहा है? इथेनॉल। इथेनॉल क्या है? एक बायोफ्यूल है। बायोफ्यूल ये किससे बना है? जो शुगर है, शुगर की फर्मेंटेशन, यानी कोई भी चीज एक बहुत लंबे टाइम तक रखेंगे, जब वो डिकम्पोज हो जाती है, खराब सी होने लगती है, तो शुगर हो गया, या फिर आपकी कोई फसल है वो खराब हो गई, उसको यूज कर लिया, या फिर कोई भी खराब फूड क्रॉप है उसको यूज कर लिया, तो उससे हम क्या बना रहे हैं? बायोफ्यूल। तो जनरली ये किससे बनता है? फर्मेंटेशन ऑफ शुगर से। इसकी भी जनरेशन होती है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, बट उसकी जरूरत नहीं है वहां तक जाने की। तो फर्मेंटेशन ऑफ शुगर बाय ईस्ट, ईस्ट यूज करके शुगर को हम फर्मेंटेशन करते हैं, तो उससे क्या बनता है? आपका बायोफ्यूल बनता है, और वो बायोफ्यूल क्या कहलाता है? इथेनॉल। और इसको हम किसमें मिक्स कर देते हैं? पेट्रोल में। पर्पस क्या रहता है? पर्पस इतना रहता है कि पेट्रोल की डिमांड थोड़ी सी कम हो जाए, क्योंकि पेट्रोल हमें भी पता है कितना महंगा है, आज के टाइम में तो और भी ज्यादा महंगा है। अब पेट्रोल हमें बाहर से मंगाना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, तो इससे इंडिया की इकोनॉमी पे बर्डन पड़ता है इंपोर्ट करने से। तो हम क्या प्लान कर रहे हैं? हम प्लान कर रहे हैं कि इथेनॉल की ब्लेंडिंग करें। ब्लेंडिंग मतलब मिक्स करना, तो ये बायोफ्यूल या कह सकते हैं इथेनॉल, इसको अगर हम इसमें मिक्स कर देंगे तो पेट्रोल की डिमांड कम रहेगी ना। आप मान के चलिए आपको गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल पड़वाना है, अब 5 लीटर में अगर आपको 20% यानी 1 लीटर ये इथेनॉल मिल जाए, तो आपका पेट्रोल 1 लीटर कम डिमांड पड़ी ना, आपको सिर्फ 4 लीटर पेट्रोल भरवाना पड़ेगा, 1 लीटर क्या हो जाएगा? इथेनॉल। और इथेनॉल कंपैरेटिवली इतना महंगा नहीं होता है जितना पेट्रोल होता है। और इथेनॉल कहां से आएगा? जो भी आपका शुगर केन लगाते हैं फार्मर्स, वो शुगर केन को यूज करके हम इथेनॉल बना सकते हैं। तो जो फार्मर्स है उनको भी हम फायदा पहुंचा सकते हैं। तो एक तरफ आपके फार्मर भी खुश हो गए, इधर हमारा पेट्रोल का इंपोर्ट भी कम हो गया, तो एक विन विन सिचुएशन बन जाती है इथेनॉल ब्लेंडिंग। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। अभी करंट में इथेनॉल ब्लेंडिंग हम किस परसेंटेज तक पहुंच चुके हैं? कोई आइडिया है आप लोगों को? हैंडराइटिंग क्लियर नहीं, थोड़ा सा और मैं इसको बड़ा कर दूंगा, ठीक है। तो अच्छा, अब ये बताइए, क्वेश्चन में रिपीट कर देता हूं अगर आपको हैंडराइटिंग अभी क्लियर नहीं है तो। इंडिया प्लान टू अचीव व्हाट परसेंटेज इथेनॉल ब्लेंडिंग विद गैसोलीन बाय 2025? बैम्बू से भी मिलता है और भी चीजों से मिलता है। अभी करंट में आप बताइए हमारी इथेनॉल ब्लेंडिंग कितने परसेंटेज पे चल रही है? एट प्रेजेंट हमारी इथेनॉल ब्लेंडिंग कितने परसेंटेज पे चल रही है? कोई आइडिया इस चीज से रिलेटेड? नाइन टू 10% बता रहे हैं। क्लोज है आप, काफी क्लोज है ना। करंट में जो हमारी ब्लेंडिंग चल रही है वो 8.5% चल रही है। करंट की हमारी ब्लेंडिंग कितनी है? 10 नहीं है, करंट की जो हमारी ब्लेंडिंग चल रही है वो 8.5% चल रही है। इथेनॉल के बाद वाला इथेनॉल, ओके, इथेनॉल के बाद ब्लेंडिंग लिखा है मैंने, इथेनॉल के बाद मैंने ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिक्स करना, BLENDING, ब्लेंडिंग।
तो करंट में हमारी इथेनॉल ब्लेंडिंग का परसेंटेज क्या चल रहा है 8.5%। इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है बहुत आराम से कि करंट की इथेनॉल ब्लेंडिंग कहां से 8.5% तक पहुंचे और 2025 में क्या टारगेट है 20% अचीव करना है, 20% टारगेट अचीव करना है। कहीं पर E20 लिखा मिल जाए तो E20 का मतलब यही है कि 20% टारगेट अचीव करना है इथेनॉल ब्लेंडिंग में। तो E20 ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई नई चीज आ गई, वो सब वही पुरानी चीज है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो बताना है आपको। जाग रहे हैं कि सो गए हैं? हाँ या ना? यस और नो? ये सोने का टाइम नहीं है, ये जागने का टाइम है, ठीक है। भूख भूख तो नहीं लगी किसी को? नाश्ता खाना सब अरेंज करके बैठना है आराम से। अभी आपका मैथ्स का क्लास नहीं स्टार्ट हुआ, जब मैथ्स का क्लास स्टार्ट हो जाएगा तो मान के चलिए पूरा दिन क्लास ही क्लास आपको करना रहेगा। तो इसीलिए आदत डाल लीजिए, क्लास के साथ ही अपना खाते पीते रहिए। जैसे कल कोई कह रहा था मेरे को सब्जी काटना है तो सब्जी भी काटिए, जो करना है करते रहिए, ठीक है। जिंदा है आप लोग, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। देखिए जिंदा रहना सिर्फ सांसें चलना नहीं होता है, जिंदा रहना होता है जब आप लाइफ से रिलेटेड अलर्ट हैं और जब तक आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तब तक आप जिंदा हैं। जिस दिन हार्ड वर्क छोड़ देंगे उस दिन फिर जिंदा रहने का मतलब नहीं रहेगा। नींद नहीं आती आजकल, दिमाग खराब है, क्यों, ऐसा क्या हो गया? स्ट्रेस नहीं ले रहा है आप लोग, तो पहाड़ी इलाके में रहते हैं। अपना जिस दिन नींद ना आए, स्ट्रेस ज्यादा हो, किसी पहाड़ पे चले गए, अपने आराम से बैठ गए, मेडिटेशन कर लिया, थोड़ी सी ठंडी हवा ले ली, फ्रेश हवा ले ली, तो उससे भी आपको फायदा होगा। आप ये शुक्र मनाइए आप दिल्ली में नहीं है, वरना दिल्ली में तो आप बाहर निकल भी नहीं सकते, क्योंकि बाहर आप फ्रेश हवा लेने जाएंगे तो बदले में आप पॉल्यूशन लेके आ जाएंगे, उल्टा लंग्स को नुकसान और करेंगे। क्योंकि एक दिल्ली में एक दिन सांस लेने के बराबर करीब कुछ 50-60 सिगरेट स्मोक करना होता है। तो ये इस वजह से भी दिल्ली में तो हवा लेने का फायदा भी नहीं है। आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है तो आप जरूर उसको यूज करिए। देखिए क्लास ड्यूरेशन बराबर 30 मिनट्स का रहता है, तो 9:30 तक हम इसको कर लेंगे जितने कर पाएंगे। चलिए इसके बाद एक अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, स्कॉच चैलेंजर अवार्ड। अभी रिसेंटली जनवरी में एक मिनिस्ट्री को अवार्ड मिला है स्कॉच चैलेंजर अवार्ड। स्कॉच चैलेंजर अवार्ड किसको मिला है? ई गवर्नेंस के लिए। 4 मिनिस्ट्री हैं। पहली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तीसरा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, चौथा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो आपको बताना है स्कॉच चैलेंजर अवार्ड किस मिनिस्ट्री को मिला है। मैथ्स का क्लास अभी नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। सुबह क्लास हम लोग का टेस्ट डिस्कशन का रहता है और इस टाइम अभी करंट अफेयर्स का डिस्कशन का रहता है। चलिए स्कॉच चैलेंजर अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस कौन सी मिनिस्ट्री का बताइए? ट्राइबल अफेयर्स, फाइनेंस, एग्रीकल्चर या फिर डिफेंस? स्कॉच चैलेंजर अवार्ड किस मिनिस्ट्री का है? टेरेसा मोसू जी क्या कह रहे हैं? आपका पहला आंसर आया है ए ऑप्शन, ठीक है। जीरोज एंड ए ऑप्शन, सांग नीला ए ऑप्शन, जेनी यांगा ए ऑप्शन, कामशन जी कह रहे हैं सी ऑप्शन, लोग कह रहे हैं ट्राइबल अफेयर्स। अब जिन्होंने आप फाइनेंस लिखा, थोड़ा सा शायद आपका आसामीज लैंग्वेज है, नाम पढ़ने में नहीं आ रहा है। ए ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए लगभग काफी लोग जवाब दे चुके हैं।
तो हम सही आंसर पे पहुंचते। करेक्ट आंसर है आपका ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। स्कॉच चैलेंजर अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस किसको मिला है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री का काम क्या है? इनका काम ये है कि जो भी ट्राइबल एरियाज है उसमें डेवलपमेंट कराना है। इन्होंने क्या करा है? ट्राइबल एरियाज में एक डिजिटलाइजेशन को बढ़ाया है, ई गवर्नेंस यानी गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज है उसको इंटरनेट पे लेके आए हैं ट्राइबल एरियाज में, ट्राइबल पीपल्स के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करा है। तो ये सारा जो जिम्मेदारी है ये किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की, रिलेटेड टू ट्राइबल एरियाज। तो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के मिनिस्टर के नाम बता दीजिए आप लोग। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर का नाम क्या नाम है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर का मुंडा। मुंडा याद है बस, पूरा नहीं याद आ रहा है। अर्जुन मुंडा, ठीक है, उनका नाम है मिस्टर अर्जुन मुंडा। अब देखिए कभी भी आपसे इंटरव्यू वगैरह में सवाल करा जाए, पूछ लिया जाए अच्छा बताइए ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है, तो ये सब नहीं करना है कि मुंडा, अर्जुन मुंडा, ऐसे नहीं बोलना है आपको। प्रॉपर उनका मिस्टर अर्जुन मुंडा, प्रॉपरली उनका नाम इज्जत के साथ लेना है, क्योंकि ये एक यूनियन मिनिस्टर है तो रेस्पेक्ट हमें देना पड़ेगी, क्योंकि हम ऑफिसर बन रहे हैं। ऑफिसर में एक एथिक्स होते हैं, तो वो हमें एग्जामिनर को वाइवा में दिखाना होता है। वाइवा में वो देखना यही चाहते हैं आपकी पर्सनालिटी को, नॉलेज तो वो आपका पहले चेक कर चुके होते हैं आपका रिटन एग्जाम से। चलिए बाकी मिनिस्ट्री के भी मिनिस्टर्स बता दीजिए। फाइनेंस मिनिस्ट्री के मंत्री कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर कौन है अपना? ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर तो मिस्टर अर्जुन मुंडा हो गए। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? मिसेस निर्मला सीतारमन। बढ़िया। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? मिसेस निर्मला सीतारमन। एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? एग्रीकल्चर मिनिस्टर अब फाइनेंस मिनिस्टर के बाद आ जाइए, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? राम, रावण, सीता, ये क्या था? राम कौन है, रावण कौन है, सीता कौन है? नरेंद्र तोमर, नरेंद्र सिंह। अरे कोई नरेंद्र मोदी मत लिख देना बस एटलीस्ट, ठीक है। मिस्टर तोमर, अरे वाह, ये होता तरीका बताने का। अब थोड़ा मर्ज कर देते हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है हमारे? नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। नरेंद्र सिंह तोमर कौन है हमारे? एग्रीकल्चर मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर कौन है? डिफेंस मिनिस्टर जो बहुत कड़ी निंदा करते हैं, उनसे आप कुछ भी पूछेंगे वो कह देंगे मैं इस बात की बहुत कड़ी निंदा करता हूं। तो डिफेंस मिनिस्टर बताइए कौन है? हाँ जी, डिफेंस मिनिस्टर कौन है? टाइप इंडिया जी ने सही आंसर दिया है, राजनाथ सिंह। राजनाथ, मिस्टर राजनाथ सिंह इज अवर डिफेंस मिनिस्टर। तो 4 मिनिस्ट्रीज देख ली, उन चारों के मिनिस्टर्स देख लिए। इस तरह से आपको पढ़ना होता है करंट अफेयर, एक एक चीज को एक दूसरे से कनेक्ट करके, ठीक है। बस एक लास्ट क्वेश्चन है, वो भी नया नहीं है कुछ, मैंने अभी डिस्कस किया था, लेकिन उसको क्वेश्चन में फ्रेम कर रहा हूँ। फैक्ट था, उसको जस्ट क्वेश्चन में फ्रेम कर रहा हूँ, बताइएगा। क्वेश्चन था, अभी हमने एक स्कीम पढ़ी थी, क्या नाम था स्कीम का? स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, इसमें कितना पैसा अलॉट हुआ है? 4 ऑप्शन है, 1000 करोड़, बी ऑप्शन है 2000 करोड़, सी ऑप्शन है 3000 करोड़, डी ऑप्शन है 4000 करोड़। आपको बताना है कि स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम में कितना पैसा अलॉट हुआ है। ये जस्ट अभी हमने डिस्कस करा था, वो प्रारंभ वाला जो सवाल था, प्रारंभ इवेंट पोस्ट हुआ था,
किसने होस्ट कराया था? DPIIT ने। उस इवेंट में ये स्कीम लॉन्च कर दी गई थी, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। कितना पैसा इसमें लॉन्च हुआ है? बिल बैक्स को आपने तो नंबर उलट कर दिए, 945 का 495 कर दिया। ये इसलिए मिस्टेक से आपको बच के रहना है। वो तो ठीक है 945। तो आप ये बताइए, अगर आपसे A B C D ये 4 ऑप्शन दिए जाए तो कौन सा करेक्ट मानेंगे? A B C या D, कौन सा ऑप्शन करेक्ट मानेंगे? अरे भाई 945 495, ओह 495 से 400, शायद 4000। ऑफिसर शायद नहीं लगाते हैं, ऑफिसर फैक्ट की बात करते हैं, कॉन्फिडेंस से अपना फैक्ट रखते हैं। A B C D कौन सा ऑप्शन करेक्ट मानेंगे? चलिए A ऑप्शन करेक्ट मानेंगे। अब ये बुरा नहीं मानना है कि आपने सर बताया था 945 करोड़ अलॉट हुआ है। 945 के अराउंड कौन सा ऑप्शन ज्यादा करेक्ट है? 1000, 2000, 3000, 4000। तो अप्रोक्सीमेशन से आप देख लीजिए 945 के क्लोज सबसे ज्यादा कौन सा ऑप्शन है? 1000 करोड़। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो चलिए फिर आज की क्लास हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, और मैथ्स की क्लास के लिए आपको आज की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ये थोड़ा लाइटिंग का थोड़ा इश्यू चल रहा था और मैथ्स में लिखने का पोर्शन आपका ज्यादा रहता है, इसलिए आज मैथ्स का क्लास हम लोग अरेंज नहीं करा पाए। तो 1-2 दिन में थोड़ा सा आपको क्लास मिल जाएगा। अब देखिए एग्जाम आपका बिल्कुल क्लोज आ चुका है, पढ़ाई अपनी स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, बिल्कुल रोबस्ट कर दीजिए, बिल्कुल मेहनत का लेवल आपका ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ आप हो और आपकी पढ़ाई हो, बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ भी आप करने का मन कर रहा हो, नेटफ्लिक्स देखने का मन कर रहा हो, बाहर घूमने का मन कर रहा हो, कुछ भी करने का मन कर रहा हो, एक बार अपने से सवाल कर लीजिए, क्या मेरी सारी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है? क्या मैं वर्दी हूं बाहर आज घूमने का? ये आप अपने बारे में सोच लीजिए। और लोग कहते हैं 16-16 घंटे पढ़ो। 16 घंटे पढ़ने का मतलब क्या है? 16 घंटा कुछ नहीं होता है, 8 to 10 आवर्स भी पढ़ने बहुत है। आपको क्या करना है, आप इस तरह से पढ़िए बस कि जैसे जितना भी आप पढ़ चुके हैं उसके बाद आप मान लीजिए खाना खा रहे हैं या कहीं रिलैक्स कर रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं या फिर कहीं रास्ते में ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस टाइम उन चीजों को रिकॉल करते रहिए। ये मैं क्लास में हमेशा से कहते आया हूं, चीजों को रिकॉल करिए। जितना आप चीजों को याद करेंगे ना, रिकॉल करेंगे। रिकॉल ऐसा नहीं होता कि आप कॉपी से बार बार देख रहे हैं। कॉपी से आपने एक बार पढ़ लिया, उसके बाद कॉपी बंद कर दीजिए। अब उस बंद कॉपी के बाद अब आप याद करने की कोशिश कीजिए। देखिए ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हो सकता है आपको कुछ भी याद ना है, लेकिन एटलीस्ट आपको पता तो चलिए कि कितना आपके दिमाग में चीजें जा रही है। इसी से आपका दिमाग अलर्ट होता है। यही चीजें आपको सीखनी होती है, यही फोकस बनाता है आपके दिमाग के लिए। रिकॉल एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ये आपकी चीजें भी याद करवाएगा और आपका एक दिमाग में फोकस भी लाएगा। एग्जाम में जब आप देने जाएंगे स्ट्रेस में होंगे, चीजें याद नहीं आती हैं। अगर ये रिकॉल वाली प्रैक्टिस होगी तभी आपको इस तरह की चीजें याद आएंगी। तो 16 घंटे का मतलब यही है कि जितना आप 8 to 10 आवर्स मैक्स टू मैक्स दे पा रहे हैं वो दीजिए। उसके अलावा जितना भी आपका अनप्रोडक्टिव टाइम है, नाखून बना रहे हैं, कुछ भी नहा रहे हैं, धो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ठीक है, चाय पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपना वो चीजें याद करते रहिए। आप किसी भी टॉपर को उठा के देखिए, वो यही सब बताएगा आपको कि मैं जॉगिंग करने जाता था, अपना ईयरफोन में ऑल इंडिया रेडियो लगा लिया, अपना सारा न्यूज उसी में कवर कर लिया। तो ये जुनून दिखाता आपकी तैयारी का। और ये सब किसी को सुनाना नहीं, देखो मैं ऐसे पढ़ता हूँ वैसे पढ़ता हूँ। आपकी बात पे कोई तब तक यकीन नहीं करेगा जब तक आप सिलेक्शन नहीं निकाल लेते। जिस दिन आप सिलेक्शन निकाल लेंगे उस दिन अगर आप कहेंगे ना मैं 36 घंटे पढ़ता था दिन में, लोग उसको भी मान लेंगे कि होता होगा कुछ 36 घंटे का फॉर्मूला, 36 आवर्स का फॉर्मूला। तो जो आप बोलेंगे आपको करेक्ट माना जाएगा, लेकिन उसके लिए पहले आपको एग्जाम निकालना पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, फिर आज सेशन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।